प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर होते हैं यानी दोलित्र होते हैं उन्हीं पर परिचर्चा करेंगे। और उसका जो इंट्रोडक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है अपने लिए, और उसी पर हम बात करेंगे कि जो प्रकृति में जो दोलन की घटना है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपने को नेचर को समझना है तो आपको ऑसिलेशन समझने ही होंगे, और उसी क्रम में हम ऑसिलेटर इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर पढ़ते हैं। और इसमें टेस्ला ने कितना बखूबी कहा है, इफ़ यू विश टू अंडरस्टैंड नेचर, अगर आप नेचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जी। आपको वाइब्रेशन समझने होंगे, एनर्जी समझनी होगी, फ्रीक्वेंसी समझनी होगी। इस तरह जो आपके वैज्ञानिक हैं वो बड़ी गहरी बात शब्दों में कह देते हैं। दोलित्र एक ऐसा विद्युत परपथ है जो नियत आयाम तथा नियत आवृत्ति की आवर्ती वोल्टता अनंत काल तक स्वतः उत्पन्न करता रहता है। तो आप दोलित्र परिपथ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और जो आपके लिए एक नियत आयाम और नियत आवृत्ति की दोलनें अनंत काल तक उत्सर्जित करता रहता है, उत्पन्न करता रहता है। और उन दोलित्रों को हम जो वास्तव में जो दोलित्र परपथ होते हैं, ये आदर्श कल्पना है कि वो अनंत काल तक करता रहेगा, लेकिन वास्तव में हम उसके लिए जो दोलित्र है उसमें, क्योंकि वो निश्चित रूप से वो आपका डैम्पिंग ऑसिलेटर ही होता है उसमें, इसलिए उसको नियत आयाम और नियत आवृत्ति के दोलन चाहिए। तो हमें कुछ डिवाइस में ये प्रवर्धक धनात्मक पुनर्निवेश जाल, एक फीडबैक नेटवर्क सर्किट भी इसमें ऐड करना होता है। तो वास्तव में जो दोलित्र परपथ जाल है वो वास्तविक जो जो उसमें दो परपथ होंगे, एक तो दोलित्र परपथ तो है ही, उसके साथ साथ एक फीडबैक सर्किट भी होगा जो उसको धनात्मक पुनर्निवेश करके उसकी एनर्जी को नियत करता रहता है, उसको नियंत्रित, उसकी जो जो दिष्ट धारा वोल्टता स्रोत से नियमित ऊर्जा का प्रदान करता है। तो एक निश्चित ऊर्जा हमेशा उसको मिलती रहती है। वास्तव में स्वपोषित जो स्वतः उत्तेजित दोलित्र होते हैं वो दिष्ट धारा को एसी में बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कोई दोलित्र जो है स्वतः अनंत काल तक ऊर्जा देता रहे, उसके लिए हमें एक डीसी सप्लाई हमेशा लगानी पड़ेगी, और उसके कारण वो डीसी सप्लाई से एनर्जी लेता रहेगा और आयाम को नियत रखते हुए अनंत काल तक दोलन करता रहेगा। जब तक हमारा स्विच ऑन रहेगा, सप्लाई डीसी ऑन रहेगी, जब तक वो देता रहेगा। तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक ड्राइव ऑन ऑसिलेटर की तरह हम उसको यूज कर रहे हैं। एक ड्राइव ऑन ऑसिलेटर की तरह ही दोलित्र होता है जो डीसी को एसी में बदलता है। और दोलित्र का आवृत्ति स्थायित्व भी जरूरी है कि वो फ्रीक्वेंसी वो भी फिक्स नहीं है कि बराबर एलसी परपथ अगर है मतलब एलसी अगर वो दोलित्र है तो उसमें हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1/2 होती है, लेकिन ये भी आवृत्ति स्थायी नहीं है। इसके लिए हमें आवृत्ति स्थायी प्राप्त हो, इसके लिए आवृत्ति में परिवर्तन के मूल कारण जो हैं वो दो हैं। धारा प्रवाह से परिवर्तन के सक्रिय तथा निष्क्रिय घटकों के ताप में वृद्धि, यानी जो परिपथ के घटक हैं उनके ताप में वृद्धि होने से आपकी आवृत्ति में इफेक्ट आता है। एल का मान और सी का मान बदलने से ताप के कारण उसमें चेंज आता है। इसलिए हमें ये करना पड़ता है। दिष्ट वोल्टता स्रोत में स्पंदन अथवा वोल्टता में परिवर्तन, और ये भी देखते हैं कि दिष्ट वोल्टता स्रोत में स्पंदन अथवा वोल्टता में परिवर्तन से भी ये बदलता है। अतः ताप स्थायित्व के लिए 4 रेजिस्टेंस सेल्फ वाइस हमें वाइसिंग करनी पड़ती है, जिसमें 4 रजिस्टर काम में लेते हैं, प्रवर्धक में लगाया होता है। जब प्रवर्धक ले रहे हैं तो हमें साथ साथ उसमें एक वाइसिंग कंडीशन लगा देते हैं, इससे उसका ताप स्थायित्व बना रहे, जिससे उसकी आवृत्ति ना बदले। अतः आवृत्ति स्थायित्व के लिए परपथ का विशेषता गुणांक Q अधिक होना चाहिए। ये एक ये है कि Q भी उसका जो विशेषता गुणांक अधिक होना चाहिए। और इस हेतु हम देखते हैं कि क्रिस्टल दोलित्र जो होते हैं बड़े उपयोगी हैं, उनका ये Q काफ़ी अधिक होता है, तो हम कई बार उनको काम में लेते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो वर्गीकरण अगर हम करें इनका कि ये जो दोलित्र कितने प्रकार से हम वर्गीकृत, तो आवृत्ति के आधार पर, आयाम के आधार पर, आकृति यानी आयाम समय आरेख के आधार पर, परिपथ में क्या क्या उसमें परिपथ घटक हैं उसके आधार पर, दोलक पर कार्यरत बल के आधार पर, संपूर्ण निकाय की प्रकृति के आधार पर। तो 4 5 6 तरीका से हम उसकी इनकी वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे आवृत्ति के आधार पर
वेरी लो फ्रीक्वेंसी दोलित्र, ऑडियो फ्रीक्वेंसी दोलित्र, हाई फ्रीक्वेंसी दोलित्र, रेडियो फ्रीक्वेंसी दोलित्र और अति उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर। तो आवृत्ति के आधार पर अलग अलग दोलित्र बनाए जाते हैं। आयाम, लघु आयाम संकेत दोलित्र, मध्यम आयाम संकेत दोलित्र, बड़े आयाम संकेत दोलित्र इत्यादि दोलनों के लिए संकेत सिग्नल सब प्रयोग किया है। आकृति, आयाम किस तरह की आकृति है, प्रत्यावर्ती सिनुसोइडल है कि जनरल हार्मोनिक है कि ट्राइंगुलर है कि स्क्वायर है कि साटूथ है, जैसी शेप है तरंग की उसी के आधार पर हम इनको विभाजित कर सकते हैं। परिपथ घटक एलसी ट्यून्ड ऑसिलेटर है या आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है या क्रिस्टल ऑसिलेटर है या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है। तो परिपथ में क्या घटक काम में लिए गए उसके आधार पर हम इसको करते हैं। दोलन पर कार्यरत बल के आधार पर, ऐसे बल कौन सा लग रहा है, फ्री हैं या फोर्स्ड ऑसिलेटर हैं कि मेंटेन्ड ऑसिलेटर हैं, पोषित हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि उनके बल के आधार पर करते हैं। संपूर्ण निकाय की प्रकृति के आधार पर कि ये मैकेनिकल ऑसिलेशन है कि ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन है, इस तरह ये अपन इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दोलित्र की एक बहुत श्रृंखला है, जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह के हम दोलित्र हम इलेक्ट्रॉनिक्स में निर्माण करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना ही। धन्यवाद।